हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, हमारी गणित की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 40वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 39 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम परसेंटेज का टाइप नंबर 19 कर रहे थे और इस वाले लेक्चर में हम परसेंटेज का टाइप नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है सिर तथा पैर वाले सवाल। इसका मतलब ये है कि आज की ये जो क्लास होगी उसमें हमने बहुत सारे सवाल देखे होंगे। देखा होगा कि दो तरह के जानवर होते हैं, उनके सिर की संख्या देता है और उनके पैर की संख्या देता है। फिर हमें पूछता है कि दो पैर वाले कितने जानवर हैं और चार पैर वाले कितने जानवर हैं, ऐसे सवाल देता है। तो आज हम एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक चैप्टर में नहीं लगता, केवल परसेंटेज का नहीं है, वो आगे आने वाले एरिथमेटिक के बहुत सारे टॉपिक में वो कॉन्सेप्ट भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम पहले 1 मिनट में आपको बता देते हैं कि हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था और हमने कौन से सवाल सीख लिए थे। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a बराबर b प्लस सी एक इक्वेशन है, a बराबर b प्लस सी, और ऐसा ही इक्वेशन एक हमने ये रखा है। हमने सवाल इससे पहले वाली जो क्लास थी टाइप नंबर 19 में हमने सवाल क्या किए थे। हमने कहा था कि ये दो वैल्यूज हैं, ये दो वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल का हम अनुपात देंगे आपको। अनुपात हमने आपको दे दिया है। फिर अनुपात के साथ साथ हम इनका परसेंटेज भी देंगे कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों की इनकम है, दोनों व्यक्तियों की इनकम जोड़ देंगे तो वो ए के बराबर हो जाएगी। मान लीजिए पहले वाले व्यक्ति और दूसरे वाले व्यक्ति की इनकम का अनुपात हमने आपको दे दिया और हमने ये भी बता दिया कि पहले वाले व्यक्ति की इनकम x% बढ़ती है, दूसरे वाले व्यक्ति की इनकम y% बढ़ती है। तो बताइए इनकी ओवरऑल इनकम कितने परसेंटेज बढ़ेगी। मतलब आपको क्या दिया हमने कि ये वाला हम रेशियो आपको देंगे और इन दोनों का परसेंटेज चेंज भी हम आपको देंगे। तो फिर हम पूछेंगे कि बताइए ओवरऑल इनकी जो सैलरी होगी वो कितने परसेंटेज इंक्रीज होगी। ऐसे हमने बहुत सारे सवाल किए थे पिछली टाइप में। और हमने फिर दूसरा हमने ये भी उसी टाइप में देखा था कि सर अगर दोनों की अनुपात दे दे, दोनों की अनुपात भी हमको दे दी जाए और इन दोनों में से किसी एक का परसेंटेज देगा। वो कहेगा कि किसी एक व्यक्ति की सैलरी इतने परसेंटेज बढ़ती है, मान लीजिए x% बढ़ती है, तो बताइए दूसरे की सैलरी कितने परसेंटेज बढ़ेगी ताकि ओवरऑल परसेंटेज वृद्धि हो जाए। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रेशियो देगा, ये सवाल में देगा, और इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को देगा। इन दोनों परसेंटेज में से किसी एक का परसेंटेज सवाल में देगा कि इस व्यक्ति के इनकम में इतने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है। तो बताइए दूसरा वाला अपनी इनकम में कितने परसेंटेज की वृद्धि करे ताकि ओवरऑल उसको z% की वृद्धि हो जाए। इस तरह से सवाल यहाँ पर बनेगा। तो ये जो सवाल थे वो हम पिछली क्लास में जो टाइप नंबर 19 थी उसमें हम डिटेल में समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर हम कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट लगता कहाँ पर है, किन किन सवालों में लगेगा। तो ये सवाल में लगेगा, देखो, नगर की जनसंख्या वाले सवाल। नगर की जनसंख्या वाले सवाल कैसे होते हैं? वो सवाल जिसमें बोलेगा कि नगर की वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, मतलब देगा वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, ए है, इसकी वैल्यू देगा कि इतनी है, और इसमें मेल की जनसंख्या x% के हिसाब से बढ़ती है और फीमेल की जनसंख्या y% के हिसाब से बढ़ती है, और एक साल बाद जनसंख्या बढ़कर a डैश हो गई, मतलब शुरुआत की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या, ये दोनों वैल्यू देगा सवाल में। और इसके साथ साथ इसकी परसेंटेज वृद्धि और इसकी परसेंटेज वृद्धि ये भी आपको देगा। अनुपात नहीं देगा। ये जो अनुपात है, ये वाला अनुपात, ये अनुपात यहाँ नहीं देगा। अनुपात हमको नहीं देगा, बस हमको देगा कि मेल की जनसंख्या x% बढ़ती है, फीमेल की जनसंख्या y% बढ़ती है, और शुरुआत में जनसंख्या a थी और बाद में जनसंख्या बढ़कर a डैश हो गई, मतलब a और a डैश की वैल्यू सवाल में देगा। तो फिर हमसे पूछेगा कि बताइए मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। या तो पहले की पूछेगा कि मेल फीमेल कितने थे, या फिर वर्तमान में यहाँ पर आकर मेल और फीमेल कितने हो गए होंगे, ऐसे सवाल पूछेगा। इसका मतलब नगर की जनसंख्या वाले जो सवाल है
उसमें मेल और फीमेल को, मेल इतने परसेंट बढ़ते हैं, फीमेल इतने परसेंट बढ़ते हैं, तो बताइए ओवरऑल जनसंख्या कितने परसेंटेज बढ़ेगी। ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट क्या है वो तो हम अभी सीखेंगे, पहले ये देख लें कि ये कहाँ कहाँ लगेगा। दूसरा है सर, लाभ और हानि के सवालों में भी ये वाला कॉन्सेप्ट भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। सर कैसे लगेगा, तो तुमने देखा होगा कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, उन वस्तुओं को मान लो बी और सी, दो वस्तुएं उसने खरीदी और ये कितने रुपए में खरीदी गई हैं वो देगा। ऐसे बोल देगा कि मान लो 5,000 रुपए में एक व्यक्ति ने बी और सी दो वस्तुएं खरीदी। अब उसने ये नहीं बताया कि पहली वाली वस्तु कितने की खरीदी थी और दूसरी वाली वस्तु कितने की खरीदी थी, ये नहीं बताएगा। बस वो इनकी टोटल वैल्यू देगा कि इतने रुपए में हमने दो वस्तुएं खरीदी हैं। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेच दिया। तो बताइए ओवरऑल कितने परसेंटेज का लाभ हो जाएगा। या तो ऐसे बोलेगा, या फिर बोलेगा कि उस वस्तु को 5,000 की वस्तु है, उसको हमने बाद में ये लाभ प्राप्त करने के बाद मान लो 7,500 का बेचा। तो बताइए दोनों वस्तुओं का अलग अलग मूल्य क्या था। ऐसे सवाल जब आएंगे उसमें भी ये वाला हम कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। आगे आएगा साधारण ब्याज पर उधारी। साधारण ब्याज पर उधारी, जैसे तुमने देखा होगा कि एक व्यक्ति है वो कहता है कि भाई मैंने एक व्यक्ति बी है उससे मैंने कुछ पैसा उधार लिया है और कुछ पैसा मैंने सी से उधार लिया है। बी से उधार लिया है x% ब्याज की दर पर और सी से उधार लिया है y% की ब्याज की दर पर, और टोटल मैं बता दूंगा कि भाई टोटल मैंने 5,000 रुपया लिया है। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने इससे और इससे अलग अलग कितना लिया है, मैंने ये बता दूंगा कि टोटल मैंने 5,000 रुपये लिया है, कुछ इससे लिया है और कुछ इससे लिया है। इससे जो लिया है उस पर x% की ब्याज चुकाऊंगा, इससे लिया है उस पर y% की ब्याज चुकाऊंगा। और फिर मैं बोल दूंगा कि 1 साल के बाद मैंने कुल मिलाकर 2,000 रुपये ब्याज के रूप में चुकाया। या फिर मैं मिश्र धन बता दूंगा कि मैंने अगर 5,000 रुपये उधार लिए हैं तो मैंने बाद में 7,000 रुपये चुकाए, तो उसमें पता चल जाएगा 2,000 रुपये ब्याज है। तब बताइए कि वो उस व्यक्ति ने बी और सी से कितना कितना रुपया उधार लिया था। ऐसा जो सवाल आता है उसमें भी हम ये कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। आगे आएगा सिर तथा पैर, सिर और पैर वाले। तुमने देखा होगा कि एक चिड़ियाघर है, उसमें दो तरह के जानवर हैं। एक जानवर 2 पैर वाला है और एक जानवर 4 पैर वाला है। उसमें सिर की संख्या देगा और टोटल पैर की संख्या देगा। तो फिर सवाल पूछेगा कि बताइए उसमें कितने जानवर 2 पैर वाले हैं और कितने कितने जानवर 4 पैर वाले हैं। तो वो जो सवाल आता है वो भी हमें इसी कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। अगला है सर, एक सवाल वो और आता है, जैसे वो कहेगा कि हमारे घर पर 2 पालतू जानवर हैं, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है। कुत्ता 4 बिस्किट खाता है, बिल्ली 6 बिस्किट खाती है। तो इस तरीके से मान लो 50 जानवरों ने 200 बिस्किट खाए, तो बताइए कितने कुत्ते होंगे, कितने बिल्ली होंगी। वो सवाल भी हम इसी कॉन्सेप्ट पर कर देते हैं। और ये कुल विद्यार्थी बोलेगा कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या देगा, टोटल विद्यार्थियों की संख्या दे देगा, और फिर ये कहेगा कि बॉयज की संख्या इतने परसेंट बढ़ गई और गर्ल्स की संख्या इतनी परसेंटेज बढ़ गई। और बताइए, और बढ़कर एक साल में बढ़कर टोटल इतनी जनसंख्या हो गई है स्कूल में। तो बताइए शुरुआत में बॉयज और गर्ल्स कितने कितने थे। तो उसमें भी हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। और अंतिम है सर, कंपनी के कर्मचारियों पर बात करेगा। बोलेगा कि कंपनी में कर्मचारी हैं, कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। टोटल कर्मचारियों की संख्या सवाल में देगा, कहेगा कि मेल कितने फीमेल कितने, ये हमको नहीं पता, ये हमको निकालना होगा। और उसमें बता देगा कि मेल 10% के हिसाब से बढ़ते हैं, फीमेल 20% के हिसाब से बढ़ते हैं। मतलब इनका परसेंटेज वृद्धि या कमी वो दे देगा सवाल में। फिर बता देगा कि 1 साल के बाद टोटल इतना हो जाता है मेल, शुरुआत में भी कितनी जनसंख्या थी और बाद में कितनी जनसंख्या थी, ये दोनों दे देगा। फिर हमसे पूछेगा कि बताइए मेल और फीमेल शुरुआत में कितने थे, या फिर हमको बाद में पूछ लेगा बाद में मेल और फीमेल कितने थे। इस तरह से सवाल बनता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज का चैप्टर में इसको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट होते हैं जिन कॉन्सेप्ट को पूरे अरिथमेटिक में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए परसेंटेज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अभी सीखने वाले हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे कैसे? सवाल के माध्यम से। सीधा हम सवाल अभी लिखेंगे और उसमें से फिर हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम यहाँ क्वेश्चन लिख कर लाएंगे और उस क्वेश्चन के अंदर ही इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे कि ये आखिरकार कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों के माध्यम से वह कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिरकार वह कौन सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में
14% की वृद्धि होती है तो 1 साल बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर 5,540 हो जाएगी। तो पुरुषों की वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करो। ऐसा ये सवाल है। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, उसी स्ट्रक्चर का ये सवाल है। हम मानते हैं कि अभी वर्तमान में जनसंख्या है कितनी, यहाँ पर हमने कहा कि सिर्फ 5,000 जनसंख्या है। ये जनसंख्या दो भागों में हम बांट सकते हैं, मेल और यहाँ पर आएगा फीमेल। ये कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो रही है। हम बोलेंगे कि सर यहाँ तो 6% की वृद्धि है और महिलाओं की संख्या में 14% की वृद्धि है। जो महिलाओं की संख्या है वो 14% की वृद्धि हो रही है। तो 1 साल बाद शहर की जो जनसंख्या है वो बढ़कर 5,540 हो गई। 1 साल बाद हुआ क्या, ये जो जनसंख्या पहले 5,000 थी, अब यही जनसंख्या बढ़कर 5,540 हो चुकी है। 5,540 हो गई है, यह 1 साल में बढ़कर ये इतनी हो गई है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सर 5,000 से 5,540 हो गई है, तो 540 बढ़ी है। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या है, तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या बताओ। आखिरकार वर्तमान में मतलब इन्हीं 5,000 में मेल कितने थे, मेल की संख्या बतानी है। तो देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सर ये कितना परसेंटेज है और ये कितना परसेंटेज है। इन दोनों परसेंटेज पे ध्यान देते हैं। हम जो भी छोटा वाला परसेंटेज होता है उसके समान इसको करने का प्रयास करते हैं। तो अगर ये 6% है, अगर हम इसको भी 6% ही माने, जैसे मान लो ये 14 है ना, इस 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6% प्लस 8%। ये 6% किसका है, फीमेल का 6% और फीमेल का 8%। तो ये जो 14% है उसको हमने 6% प्लस 8% लिख दिया। अगर ऐसा होता कि सर मेल अगर 6% बड़े हैं और फीमेल भी मात्र 6% बढ़ते, तो ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ती, 6% बढ़ती। अगर मान लो, जैसे मान लो अगर ये 100 है, मैंने कहा कि इसको मैं दो भागों में बांट दे रहा हूँ। एक जगह मैंने 70 कर दिया है और एक जगह मैंने 30 कर दिया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट में यहाँ फिट करूंगा तब उसको समझ पाओगे तुम। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने 10% बढ़ाया, तो ये 10% बढ़कर 7 बढ़ जाएगा, 77 हो जाएगा। और इसको भी मैं 10% यदि बढ़ाऊं तो ये 3 बढ़ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 77 और ये बन जाएगा 33। बढ़कर 77 और 33 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 110। तो हमने क्या कहा कि सर ये पूरी टोटल वैल्यू थी, इसको हमने दो हिस्से में बांट दिया। हमने यहाँ पर भी 10% बढ़ाया और यहाँ पर भी 10% बढ़ाया, तो ओवरऑल कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, पहले 100 था और अब 110 बन चुका है। इसका मतलब सर 10% की वृद्धि हुई। ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई संख्या होती है उसको दो भागों में हमने बांटा है, जितने परसेंटेज की यहाँ वृद्धि कराई है और अगर उतने ही परसेंटेज की यहाँ वृद्धि कराऊंगा तो ओवरऑल जनसंख्या 10% ही बढ़ेगी। देखो यहाँ 10 था तो यहाँ 10 था, तो यहाँ पर भी 10 ही होगा। यहाँ 20 होता और यहाँ 20 होता तो फिर यहाँ पर भी 20% ही जनसंख्या बढ़ती। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो मेल की जनसंख्या 6% बढ़ती और फीमेल भी मात्र 6% बढ़ती, अभी 8% अभी मैं रोक के चल रहा हूँ फीमेल का। अगर मैं मानता कि सर मेल 6% बढ़ रहे हैं और फीमेल भी अगर 6% बढ़ती, तो ये जो ओवरऑल जनसंख्या थी, ये 5,000, ये कितनी बढ़ती, फिर ये भी मात्र 6% ही बढ़ती। तो 5,000 का 6% निकालो, 5,000 का 6% होता है 300। इसका मतलब तो ओवरऑल जनसंख्या फिर कितनी बढ़ती, अगर अगर मान लो मेल भी 6% बढ़ते और फीमेल भी 6% बढ़ते, तो फिर ओवरऑल जनसंख्या, पूरी जनसंख्या 6% बढ़ती, तो मात्र 5,000 से मात्र 300 बढ़ता, तो 5300 हो पाता। लेकिन जनसंख्या 540 बढ़ी है। हमारे अनुसार अगर हम यहाँ पर भी 6 माने और यहाँ पर भी 6 माने तो जनसंख्या मात्र 300 बढ़ती। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 5,000 से जनसंख्या 5,540 हो गई है, इसका मतलब 540 बढ़ी है। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा जो बढ़ी है 540 बढ़ी है
और हमारे अनुसार जब हमने यहाँ 6 माना है, यहाँ 6 माना है, तब बढ़ी है 300। तो सर कितना बचा? 540 में से 300 घटाएंगे तो बचेगा 240। 240 एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा बढ़ी है। तो वो 240 एक्स्ट्रा बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये हमने जो 8% हिस्सा छोड़ दिया है ना, फीमेल का 8% ये हमने छोड़ दिया है, यही यहाँ पर बच जाएगा। तो हम ये तो हम समझ गए, तो हम इसको हटा देते हैं। हमें यहाँ से एक बात समझ में आई कि सर अगर यहाँ पर भी 6 होता, यहाँ पर भी 6 होता, तो मात्र बढ़ते 300 लोग, लेकिन यहाँ 6 से कुछ ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है 8%, इसको हमने अभी छुपा कर चला है। तो 540 वैसे तो बढ़ी, टोटल देखा जाए तो 540, लेकिन अगर यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 होता तो मात्र बढ़ती 300। इसका मतलब 540 में से 540 में से यदि ये 300 माइनस कर दोगे तो आएगा 240। ये हमारे पास अतिरिक्त बचा, और हमने यहाँ कितना अतिरिक्त छोड़ दिया था? फीमेल का 8%। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सर ये फीमेल का 8% बराबर होगा ये 240 के, जो हम छोड़ के चले थे वो इसके बराबर होगा। फीमेल का 8% बराबर होगा 240 के। तो सर 100% निकाल देंगे फीमेल का, तो फीमेल की वैल्यू निकल आएगी। या ऐसे करो कि बट्टे में 100 लगा लेंगे, बट्टे में 100 लगा लेंगे। अगर हम मानते हैं कि परसेंटेज हटेगा तो ये फीमेल 8/100 और बराबर है 240। और अगर काटेंगे तो 8 से ये कटेगा 3 बार, और ये जो 2 जीरो हैं वो इधर जुड़ जाएंगे, तो फीमेल की जो संख्या निकल के आई वो 3000 आ गई। अगर फीमेल 3000 हैं, मतलब इन 5000 में फीमेल अगर 3000 हैं, तो फिर मेल कितने होंगे? मेल होंगे 2000। तो यहाँ से हम मेल बता सकते हैं कि अगर फीमेल 3000 निकल के आई हैं, तो मेल की संख्या इस बात की गारंटी है 2000 रही होगी। 2000। यही हमसे पूछा था कि मेल इसमें कितने होंगे, तो मेल कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। ये एसएससी एमटीएस 2020 के पेपर में आया हुआ सवाल है। तो देखो, इस सवाल से हमने कॉन्सेप्ट समझा। हम हमेशा करेंगे क्या? जो छोटा वाला परसेंटेज होगा उतना ही इसको बनाकर चलेंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो उसको हम अतिरिक्त रख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि सर इसको भी 6 बना लिया, इसको भी 6 बना लिया, तो ओवरऑल जनसंख्या 6% बढ़ेगी, मतलब 300 बढ़नी चाहिए थी। लेकिन बढ़ कितनी गई? 540 बढ़ी है। बढ़नी चाहिए 300, अगर हमने इधर भी 6 इधर भी 6 माना है तो लेकिन 540 में से 300 घटाए तो ये 240 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये एक्स्ट्रा पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अतिरिक्त हमने अभी छोड़ दिया था। इसका मतलब फीमेल का 8% ही हमने छोड़ दिया था, इसीलिए 240 हमारे पास बच गया। तो हम डायरेक्ट इसको बोलेंगे कि ये जितना भी बचता है वो इस एक्स्ट्रा की ही वैल्यू होती है। तो फीमेल का 8% 240, तो फीमेल निकल आई 3000। तो अगर फीमेल 3000 थी तो फिर मेल 2000 होंगे। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पहला सवाल था, इसलिए मैंने बहुत आसानी से और बहुत धीमे धीमे आपको समझाया है, क्योंकि इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला था। अब इसके बाद जो भी सवाल आएंगे थोड़ा सा स्पीड में हम बता देंगे। तो चलिए हम अगला सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये तो सवाल हो गया यहाँ तक, ये समझाया है इसलिए मैंने इतना डेटा लिखा है, वरना इतना डेटा लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इस सवाल को हम करेंगे जल्दी से। एक व्यक्ति ने 16,000 रुपए 2 व्यक्तियों से उधार लिए। एक ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिए। तो एक वर्ष के अंत में उसने कुल 17,120 रुपया चुकाया। तो 10% की दर पर कितना धन उधार लिया गया था? तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर 16,000 है, तो ये 16,000 रुपये हमने यहाँ लिखे। इसको बांट देंगे 2 भागों में। एक को हमने 6%, मान लो ए भाग ए है, दूसरा भाग बी है। इसको हमने 6% की दर पर लिया है, और दूसरे वाले को हमने 10% के हिसाब से लिया है। तो 10% हम लिख देते हैं अभी। चलो, यहाँ हमने लिया है 10% के हिसाब से। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो 10% है इसको हम लिखेंगे इसके पदों में तोड़कर, 6% प्लस 4%। इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोक कर चलेंगे हम, इस वाले को, इसको हम अभी रोक देंगे। फिर आगे बोल रहा है कि टोटल उसने 17,120 रुपया चुकाया लास्ट में, मतलब 16,000 के जो 16,000 रुपये उधार लिए थे वो इन 16,000 के बदले में चुकाया कितना? 17,120 रुपया उसने चुकाया। इसका मतलब 1,120 रुपया, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1,120 निकलेगा, 1,120 रुपये निकलेगा। अब हम जानते हैं कि सर ये
6% अगर यहाँ पर 6% की ब्याज दर यहाँ होती और यहाँ पर भी 6 होती तो ओवरऑल उसको कितना ब्याज मिलता, मात्र 6% मिलता। तो 16 छक्के 96 होता है और 2 जीरो कट जाएंगी, 960 रुपये उसको मिलता। हमें वैसे मिला कितना है, 1120, क्योंकि भाई 16,000 से 17,120 हुआ तो 1120। तो 1120, ये जो 1120 होगा उसमें से माइनस करेंगे 960, इतना हमारे पास अतिरिक्त आ रहा है। तो 1120 में से 960 माइनस करेंगे तो 40 ये बचेगा और भी 120 वो बनेगा, तो 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 1120 में से 960 घटाएंगे तो आएगा 160। वो 160 वैल्यू होगी इस 4% की, 160 वैल्यू होगी इस 4% की। तो हम जानते हैं सर यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, और ये 4% है किसका सर, 4% है इस बी वाले पार्ट का। तो हम कहेंगे सर बी का 4%, 4/100 बराबर 160। बस इसको सॉल्व कर दो, 4 से 4 चक 16, 40 बार कटा, ये 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगी। तो जो बी की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4,000 रुपये। 4,000 रुपये बी का पार्ट है, और बी ही हमने 10% ब्याज पर लिया था। बी पर हमने 10% साधारण ब्याज दिया था, तो उसने यही पूछा है कि 10% जो साधारण ब्याज पर जितना पैसा लिया गया है वो हमें बताओ। तो सर 10% वाले 4,000 रुपये निकला है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब होगा। तो देखो कैलकुलेशन बहुत कठिन नहीं है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो ऐसे सवाल हम बहुत ही आसान तरीके से कर जाएंगे। ये शुरुआत के 2 सवाल थे, थोड़ा सा मैंने इसमें टाइम ले लिया, लेकिन इसके बाद जब भी अभी सवाल करेंगे तो वो थोड़े से फास्ट स्पीड में कर देंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी एक हाथ घड़ी और एक दीवार घड़ी खरीदता है। उन दोनों घड़ियों की कीमत 390 रुपये है। वह उन्हें बेचने के दौरान हाथ घड़ी पर 10% लाभ और दीवार घड़ी पर 15% लाभ कमाता है। इस प्रकार उसका कुल लाभ 51.5 रुपये हुआ। तो उन घड़ियों के वास्तविक मूल्यों का अंतर ज्ञात करो। मतलब हमें दोनों घड़ियों का वास्तविक मूल्य बताना है, उसके बाद हम अंतर बताएंगे। तो हम देखते हैं कि सर यहाँ पर 390 रुपये की वो 2 घड़ियाँ खरीद कर लाया है, और इन दोनों घड़ियों को उसने कितने कितने ब्याज दर पर बेचा है। तो यहाँ पर 10%, मान लीजिए ये पहली घड़ी ए है, दूसरी घड़ी बी है। अच्छा, दोनों के नाम है, जो एक है हाथ घड़ी, हैंड वॉच बोल सकते हैं, और एक है हमारी दीवार घड़ी, DW बोल दिया उसको, दीवार घड़ी को। अब इसने बोला है जो हाथ घड़ी है उसको 10% के लाभ पर, हाथ घड़ी है उसको 10% के लाभ पर, और दीवार घड़ी को 15% के। तो ये जो 15% है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 10% प्लस 5%, क्योंकि ये अभी तोड़ना ही पड़ेगा तो मैंने अभी लिख लिया। दीवार घड़ी पर 15% का लाभ कमाता है, इस प्रकार उसने टोटल 51.5 रुपये का लाभ कमाया। वो हम अलग से लिख लेते हैं कि सर अगर 51.5 इसमें जुड़ जाएगा तो बढ़ जाएगी वैल्यू। तो हम ये देखते हैं कि सर यहाँ पर जो लाभ है वो 51.5 रुपये का लाभ हुआ है, 51.5 रुपये का लाभ। ये कितना है वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे अभी काम का है नहीं। हमें इतना पता चलेगा कि 390 पर 51.5 का लाभ लिया है। अब हमें दोनों घड़ियों के मूल्यों का अंतर बताना है। तो हम मानते हैं कि सर अगर दीवार घड़ी को भी 10% लाभ पर बेचता और हाथ वाली घड़ी को भी 10% लाभ पर बेचता तो ओवरऑल 10% का लाभ होता। तो हम इसका निकालते हैं 10%। अगर हमने 390 का 10% निकाला तो वो हुआ 39 रुपया। इसका मतलब अगर वो इसको भी 10% लाभ पर बेचता और इसको भी 10% लाभ पर बेचता तो ओवरऑल उसको 10% इसका लाभ होता, मतलब 39 रुपये का लाभ होता। लेकिन इसने इस वाली को 10% पे ना बेचकर इसने 15% पर बेचा था, तो ये हमने अभी रोक लिया है। तो हम देखते हैं सर ये 51.5 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ हो रहा है 39 का। तो 51.5 में से ये 39 माइनस करेंगे, वो वैल्यू होगी इसकी। तो हम यहाँ पर जानते हैं 39 घटाएंगे तो 12.5। इसका मतलब ये जो मान है, ये जो वैल्यू है, ये जो दीवार घड़ी है उसके 5% की वैल्यू आएगी 12.5।
तो हम यहाँ से इस दीवार घड़ी की वैल्यू टोटल निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। ये एक परसेंटेज की वैल्यू आ गई, तो अपने आप में ये 100% होगा। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 200 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 250 निकल कर आएगी। इसका मतलब सर दीवार घड़ी 250 रुपए की होगी। अब अगर दीवार घड़ी 250 रुपए की है, टोटल 390 की आई है दोनों घड़ियां, तो जो हैंड वॉच होगी, हाथ वाली घड़ी, वो कितने की आएगी? तो 250 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 250 यदि माइनस करेंगे तो 50 वो बचा और 90 ये बचा, 140 रुपया। 140 की हैंड वाली वॉच होगी। अब इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 110 रुपए का अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 के पेपर में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। देखो ये अब बहुत ही आसान तरीके से हम करना सीख गए हैं, तो बहुत ही कम लिखना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। एक व्यक्ति 30,000 रुपये उधार लेता है। वह कुछ भाग 12% पर, शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। 30,000 रुपये उसने लिए ही, तो हम यहाँ लिखते हैं सर 30,000 रुपये उसने दो भागों में ब्याज दर लगाया है। एक भाग पर उसने 12%, एक पर 10%। तो एक पर हमने 10% लगाया है और दूसरे पर हम इसको तोड़ के लिखते हैं 10% प्लस 2%। हमने अभी इसको तोड़ के रख दिया है। और 2 वर्ष बाद, ये यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसने बोला है कि 2 वर्ष बाद। इसका मतलब जो साधारण ब्याज की दर होती है, पहली साल में जितना ब्याज मिलेगा उतना ही उसको अगली साल भी मिलेगा, तो बराबर बराबर ब्याज मिलता है। तो 2 वर्ष बाद उसने 36,480 चुकाया। इसका मतलब 30,000 के बदले उसने चुकाया कितना? 36,480 रुपये। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं आखिरकार ब्याज कितनी मिली होगी। तो 6,480 रुपया ब्याज मिली होगी, वो भी कितने साल की है? 2 वर्ष की। लेकिन हमको अभी ब्याज 1 वर्ष की देखनी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्याज वैसे 2 साल की कितनी होगी, तो ये होगी 6,480 रुपये। ये 2 साल की ब्याज है, लेकिन हमको ब्याज चाहिए 1 साल की। तो हम 1 साल के लिए 2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि ये 2 साल की ब्याज होगी। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 3, 2, 4 और 0, 3240 रुपया 1 साल का ब्याज होगा। 2 का हमने इसमें भाग लगा दिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि 2 वर्ष की बात कर रहा है ये। तो 2 वर्ष में 30,000 रुपया 36,480 बन गया है, तो 2 साल वो जुड़ गया होगा। लेकिन हमें अभी काम है 1 साल का, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, वो वार्षिक साधारण ब्याज है, वो 1 साल का है। तो 1 साल की हम बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि 12% पर लिया गया ऋण बताओ। मतलब यहाँ का 12% पर जो पैसा लिया है वो ही बताओ वो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि सर अगर ये 10% यहाँ पर ब्याज होता और यहाँ पर भी 10 ही परसेंट, यहाँ तो 10% है ही, अगर यहाँ पर भी 10% होता, ओवरऑल कितना मिलता? तो ओवरऑल मिलता मात्र 10%। तो 30,000 का 10% होता है 3,000। इसका मतलब तो ब्याज हमको 3,000 मिल पाता 1 साल का, लेकिन हमको 1 साल का ब्याज मिला कितना है? 3,240। तो 240 एक्स्ट्रा मिला है, वही एक्स्ट्रा इसकी वैल्यू होगी। ये 240 एक्स्ट्रा मिला है, वही वैल्यू इसकी होगी 2% की। तो 2% की वैल्यू है 240। तो इसका मतलब यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% का मतलब है कि ये जो दूसरा वाला भाग है वो पूरी की पूरी, दूसरा भाग पूरा निकल आएगा। तो दूसरा भाग अगर निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 1, 2 और 1 0। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 0 और लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब 12,000 निकल के आया। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के पेपर में। तो उम्मीद है कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि इसने 2 वर्ष की बात बोली थी, तो हमें बहुत से जल्दबाज होते हैं, क्या करते हैं कि 6,480 में से ये 3,000 घटा के जितना भी बचता है वो सीधा सीधा 2% की वैल्यू रखते हैं, तो सवाल हो जाएगा गलत। यहाँ ध्यान देना कि ये 2 वर्ष की बात कर रहा है और हमें चाहिए 1 वर्ष का काम। क्यों? क्योंकि ये जो रुपए, ये परसेंटेज है वो वार्षिक साधारण ब्याज है। तो 1 साल का जो ब्याज था वो 3,240 मिला, और 1 साल का हमारे अनुसार अगर यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 होता तो 3,000 निकल के आता। तो 240 अतिरिक्त है, तो वो अतिरिक्त इसकी वैल्यू होगी। 2% की वैल्यू 240 है, तो 100% की वैल्यू 12,000 होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मनुष्यों के सिर की संख्या गिनी गई और पाया गया कि पार्क में कुल 54 सिर और 148 पैर थे। तो उस पार्क में बंदरों की संख्या कितनी थी? देखो ये भी बहुत आसान सवाल है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वैसे ही करेंगे। सिर कितने हैं? देखो इसने कहा है कि उस पार्क में जो सिर हैं, सिर 54 है, और हम गिनती किसकी कर रहे हैं? बंदर और मनुष्यों की। तो जितने सिर होंगे उतने ही बंदर और मनुष्य टोटल होंगे। तो बंदर और मनुष्य इनकी टोटल संख्या कितनी है? 54। तो हमने यहाँ लिख दिया 54 है। अब इसमें से कुछ बंदर हैं, कुछ मंकी हैं और कुछ मैन हैं। यहाँ मैन और ये मंकी, MON, ये मंकी है। हम ये जानते हैं ये सिर और पैर काउंट कर रहा है, तो सिर से तो पता चलेगा टोटल कितने लोग हैं। 54 है। अब इसमें बंदर कितने और मनुष्य कितने वो हमको नहीं पता, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि बंदर के 4 पैर होते हैं और मनुष्य के 2 पैर होते हैं। तो जो मनुष्य है उसके 2 पैर होंगे और ये बंदर है उसके 2 प्लस 2 पैर होंगे। ये बताओ, बंदर के 2 प्लस 2 पैर हमने लिख के चले हैं, टोटल 4 होते हैं उसके। अब अगर हम देखें तो उसने बोला है कि 148 टोटल पैर हैं। तो पैर की जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 148 है, वो हम अलग से लिख लेते हैं, कहीं यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो 148 पैर हैं टोटल। पैर ये हमने लिख लिया, 148 पैर हैं। अब अगर हम एक काम करें, हम ये मान के चलें कि सिर्फ मनुष्य के तो 2 पैर हैं, अगर बंदर के भी मात्र 2 ही पैर होते, अभी बंदर के हम 2 पैर रोक के चलेंगे, हम इनको रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए। हम अभी थोड़ी देर के लिए ये मानेंगे बंदर भी 2-2 पैर के हैं। तो एक बंदर के अभी हमने 2 पैर बचा लिए, अभी हमने रोक लिया। हमने माना कि भाई आदमी के भी 2 पैर, बंदर के भी 2 पैर। तो अगर इस तरह से होता तो 54 जो बंदर और पुरुष आएंगे, 54 बंदर या फिर जितने भी व्यक्ति होंगे वो टोटल 54 है। अगर हर एक के मात्र 2 ही 2 पैर हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 108। इसका मतलब ये है कि अगर बंदर भी 2 पैर के होते और मनुष्य भी 2 पैर के हैं तो इस तरह से तो 108 पैर हो पाएंगे, लेकिन पैर हैं कितने? 148। तो अतिरिक्त कितने पैर हैं? तुम कहोगे सर 148 में से 108 घटाएंगे तो 40 पैर अतिरिक्त हैं। 40 पैर, ये जो एक्स्ट्रा पैर आ रहे हैं वो पता है किसके आ रहे होंगे? बंदर के आ रहे होंगे, क्योंकि हमने एक बंदर के 2 पैर रोक लिए थे। तो एक बात बताओ, एक बंदर के 2 पैर हमने बचा लिए थे और हमारे पास इस तरह से 40 पैर बच गए, तो फिर ये कितने बंदरों में बांट दिए जाएंगे? 20 बंदरों में। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि सर बंदर बराबर होंगे 40/2, मतलब 20। ये बंदरों की संख्या आ गई, ये आ गई बंदरों की संख्या। अगर आदमी की संख्या पूछेगा तो आदमियों की संख्या, ये टोटल 54 है, उसमें से 20 घटा देंगे तो बाकी के 34 आदमी निकल के आएंगे। लेकिन उसने पूछा है बंदरों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। बस हमें यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने एक बंदर के 2 पैर बचाकर चले थे, तो जितने भी हमारे पास बाद में पैर बचेंगे वो सब के सब बंदरों के पैर होंगे। और कैसे होंगे? एक बंदर के 2 पैर हम बचाकर चले हैं, तो टोटल हमारे पास 40 पैर बचे हैं। तो ये 40 पैर जब हर एक बंदर को 2-2 और दिए जाएंगे तो फिर 20 बंदरों को दे दिए जाएंगे। तो बंदरों की संख्या टोटल निकल आई 20। पुरुष की पूछता तो पुरुष की भी 34 संख्या होती। तो चलिए ये सवाल समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीवा के पास कुछ मुर्गियां थीं और कुछ बकरियां थीं। तो हम यहाँ पर जानते हैं सर बकरी और मुर्गी 2 जानवर हैं, तो इनमें सिर कितने हैं? जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है, तो इसका मतलब 100 सिर हैं, इसका मतलब 100 जानवर हो गए। इसमें से मुर्गी मुर्गी हम यहाँ रख सकते हैं और बकरी हमने यहाँ रखी। मुर्गी के 2 पैर होते हैं, बकरी के 4 होते हैं, तो 4 को हम 2 + 2 लिख के चलेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि टोटल कितने पैर थे। तो 348 ये पैरों की संख्या है, यहाँ लिख देंगे अलग से 348 हैं पैर।
ये है हमारे पास पैर, ये हमको मालूम है। अगर हम ये मान के चलें, अभी हम बकरी के दो पैर, एक बकरी के दो पैर हम रोक लें, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर हम माने बकरी भी दो पैर की है और मुर्गी भी दो पैर की है, तो अगर दो दो पैर होते सबके, अगर दो दो पैर होते सबके, तो पैर कितने हो पाते? दो का गुणा करके 200 पैर हो पाते। अगर सबके दो ही दो पैर होते तो 200 पैर हो पाते, लेकिन पैर हमारे पास हैं कितने? 348। इसका मतलब 148 पैर एक्स्ट्रा हैं, 148 पैर अतिरिक्त हैं। और ये अतिरिक्त पैर किनके होंगे? ये होंगे बकरियों के, क्योंकि एक बकरी के दो पैर हम रोक के चले हैं। तो बकरियों की संख्या अगर हम निकालेंगे, बकरियों की संख्या, तो इस दो का सीधा, जैसे यहाँ पर इस दो का सीधा सीधा भाग लगता है तो 20 निकल आया, ऐसे ही इस दो का, एक बकरी के दो पैर रोक के चले हैं तो इसका आधा कर देंगे तो वो निकलाएगा बकरियों की संख्या। ये 7 और 4, 74 बकरी निकल के आई। पूछा क्या था कि बकरियां कितनी थी, तो फिर 74 बकरियां होंगी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, तो ये तुम्हारे लिए है होमवर्क में। इसको अभी वीडियो को रोको और इस सवाल को तुम खुद करके देखो। ये सवाल भी देखो एसएससी सीजीएल टीयर 2 26/10/2023 को आया था। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 3/3/2023 को आया था। ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन तुम खुद करो। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसके आगे सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम इस टाइप के अंतिम दो सवालों को भी समझ लेते हैं। ये दोनों ही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 9,500 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 14.2% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि होती है। देखो हम यहाँ तक सवाल पढ़ा हमने, यहाँ तक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सवाल पढ़ा। अब इस डेटा को हम अपने अनुसार लिख सकते हैं। टोटल जनसंख्या कितनी है? 9,500, ये टोटल जनसंख्या है। अब इसमें कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे, मेल और कुछ फीमेल। अब सवाल में बोल रखा है कि मेल में 14.2% की वृद्धि होती है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि सर 14.2 इतनी परसेंटेज की मेल में वृद्धि होती है और फीमेल में होती है 17.7% की। तो 17.7 को हम ऐसे लिख देंगे 14.2% प्लस 3.5%। अगर जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 17.7 ही बन जाएगा। अभी हमें इसको तोड़ना पड़ता तो हमने पहले से तोड़ के रख लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो जनसंख्या बढ़कर 11,003 हो जाती है। ये जो जनसंख्या थी पहले 9,500 थी, वो हो गई 11,003। ये जनसंख्या बढ़कर हो गई। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आखिरकार जनसंख्या बढ़ी कितनी होगी। तो देखो 500 ये 1000 बन गया और ये 1503 बड़ी होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1503 जनसंख्या ये बढ़ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हैं, मतलब मेल में जितने भी मेल आएंगे उसका 15% लड़के हैं, और महिलाओं की संख्या का 18% लड़कियां हैं। जितनी भी टोटल महिलाएं होंगी उनका 18% लड़कियां हैं। तो पूछा क्या है, लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अंतर बताओ। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फीमेल की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर हमको मेल की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर हम फीमेल के अंदर से लड़कियां कितनी हैं वो निकालने पड़ेंगे, फिर मेल के अंदर से कितने लड़के हैं वो निकालने पड़ेंगे, फिर उनका हमें अंतर बताना है। तो थोड़ा सा ये आगे का सवाल है, इसीलिए मैंने कहा था इसको ध्यान से समझना। तो चलिए हम करने का प्रयास करते हैं। देखो अगर हम मानते हैं कि सर टोटल जनसंख्या इतनी है, अगर फीमेल 14.2% बढ़ती और मेल तो 14.2% बढ़ा ही है, अगर ये भी इतना बढ़ता ये भी इतना बढ़ता, अभी हम इसको थोड़ा रोक के चलते हैं, 3.5% है, इसको रोक लेते हैं। फीमेल का 3.5% अभी रोक के चलते हैं। हमने माना कि फीमेल भी 14.2% बढ़ी, मेल भी 14.2% बढ़े, तो ये टोटल जो जनसंख्या होगी, जो टोटल जनसंख्या होगी वह 14.2% बढ़ेगी, 14.2%। तो हम ये 9500 का 14.2% अलग से निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं। 95 गुणा 14.2/100,
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, बस इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 195 का गुणा 5 दूनी 10 की जीरो हासिल 1, 5 20 एक 21 21 की 1 हासिल 2, 5 1 5 2 7, 9 दूनी 18 18 की 8 हासिल 1, 9 चौक 36 37 37 की 7 हासिल 3, और एक 9 और 3 12, जीरो, ये हो गया 9, ये 4 और ये 3 और 1, इतना आ चुका है। यहाँ पॉइंट लग जाएगा 1349, इसका मतलब यहाँ आया 1349। हमें समझ में आ गया कि सर अगर जनसंख्या फीमेल भी 14.2% बढ़ती और मेल भी 14.2% बढ़ता तो 1349 बढ़ती जनसंख्या। ये हमने निकाल लिया है कि सर 1349 जनसंख्या बढ़ती अगर दोनों जगह 14.2% होता तो, लेकिन बड़ी कितनी है 1503। तो हम यहाँ से माइनस करके चेक करेंगे कि आखिरकार कितनी जनसंख्या बड़ी है। तो हम यहाँ से कितनी एक्स्ट्रा बची, 1503 में से 1349 हम निकाल देंगे। तो यहाँ 13 में से 9 गया तो बचा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया तो बचा 5, यहाँ से कैरी जा चुकी होगी तो यहाँ बचा 154। तो कुल मिलाकर 154 एक्स्ट्रा आ रहा है। वो एक्स्ट्रा होगा क्या, फीमेल का 3.5%, मतलब फीमेल का 3.5%, परसेंट हटाएंगे बट्टे में आएगा 100, ये बराबर होगा 154 के। इतना हमें समझ में आ गया। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि सर टोटल 1503 बढ़ा था, अगर यहाँ 14%, यहाँ भी 14% मानते हैं तो टोटल जनसंख्या बढ़ती 1349। तो 1503 में से 1349 निकाला तो सर 154 बचता है, वह बचेगा इस बचे हुए जो हमने रोक के चला था। तो फीमेल का 3.5% 154 के बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसके बदले का एक ये जीरो बढ़ जाएगा। 7 से काटते हैं, 5 से काट दो, या फिर 7 से काटते हैं, 7 से 5 बार कटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 से ये कट जाएगा 200 बार। तो जो फीमेल की जो संख्या निकल के आएगी वो 200 का गुणा इधर हो जाएगा। तो यहाँ से 4400, ये 4400 आ गई फीमेल। तो हम मेल भी निकाल सकते हैं सर, 4400 फीमेल हैं इसमें से, तो मेल कितने होंगे, तो हम यहाँ से मेल निकाल सकते हैं सर। मेल बराबर ये 9500 में से 4400 माइनस कर दो, 001 और ये बटा 51, तो 5100 निकल कर आया आपका मेल, और फीमेल निकल के आई है 4400। अब हमें यहाँ से और आगे पूछा है, ये पूछा है कि भाई लड़के तो 15% हैं और लड़कियां हैं 18%। तो हम यहाँ से अभी निकालेंगे मेल का कितना निकालना है 15%, तो मेल में बॉयज निकालेंगे। चलो बॉयज बराबर मेल कितने हैं 5100, 5100 का 15% हम निकालेंगे, 5100 गुणा 15/100, ये तो बॉयज आ गए। अगर गर्ल्स की संख्या निकालेंगे तो 4400 गुणा 18/100, क्योंकि 18% गर्ल्स हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 15 एकन 15, 15 की 5 हासिल 1, 15 पन्ना 75 और 1 76, तो 765 तो बॉयज होंगे। गर्ल्स देखो 18 चौक 72, 72 की होती है 2 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 79, तो 792 ये आ गए। तो अब इन दोनों में हम अंतर निकालेंगे, 12 में से 5 गया तो बचा 7 और यहाँ बचा 8, तो ये आ गया। इन दोनों के बीच में अगर हम अंतर निकालेंगे तो सर 27 का अंतर आ रहा है। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, दिमाग लगाने वाला था, ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो हमने पहले मेल निकाला, फीमेल निकाला, मेल और फीमेल की संख्या, फीमेल 4400 और मेल 5100 आ गया। अब मेल के अंदर 15% लड़के हैं और फीमेल के अंदर 18% लड़के हैं, तो इनको निकाला है और इनका अंतर हमको चाहिए था, तो हमने ये अंतर निकाल के रख दिया। तो उम्मीद करते हैं ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों फिक्शन और नॉन फिक्शन की कुल 11,500 पुस्तकें थीं। 2015 में, अब देखो 2010 की बात हो रही है, ये 2015 की बात हो रही है। 2015 में पुस्तकालय में इन श्रेणियों 2 श्रेणियों में कुल
12,760 पुस्तकें थीं। मतलब पुस्तकें बढ़ गई बाद में, 5 साल के दौरान ही पुस्तकें बढ़ गई। इस अवधि के दौरान फिक्शन की श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई है और नॉन फिक्शन की श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई है। तो 2015 मतलब अंत में 2015 में लाइब्रेरी में फिक्शन की किताबें ज्ञात करो। फिक्शन की किताबें कितनी होगी? तो चलो हम इस सवाल को भी करते हैं। हम मानते हैं कि ये आपने कर लिया होगा, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ से। इस सवाल को हम इतना मिटा देते हैं, ये हम मिटा देते हैं, यहाँ से करते हैं। तो हमने देखा कि सर हमारे पास दो तरह के हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। टोटल जो है, टोटल हमारे पास बुक्स हैं शुरुआत में 11,500 बुक्स हैं। अब इन 11,500 बुक्स में कुछ फिक्शन होंगी और कुछ नॉन फिक्शन होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्शन, एफ लिख देते हैं, फिक्शन के लिए एफ और नॉन फिक्शन के लिए एन एफ लिख देते हैं। सवाल में ही बोल रखा है कि फिक्शन की श्रेणी में 10% की वृद्धि और नॉन फिक्शन में 12%। तो हम यहीं पर लिखते हैं कि सर ये तो 10% बड़ा है और ये 10% प्लस 2% बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि ये बाद में बढ़कर 5 सालों के दौरान 2015 में 12,760 हो गई हैं। मतलब 12,760 पुस्तक टोटल हो गई हैं। तो मतलब यहाँ से बढ़ गई होंगी। तो हम देख सकते हैं सर कितनी बढ़ गई हैं। ये 11,500 है, तो 500 तो ये 12,000 हो जाएगा और 700 ये 7 अपन 1260, 1260 पुस्तकें बढ़ गई होंगी। अगर हमने इसमें से इसको माइनस किया तो 1260 निकल के आया। अब हम देख लेते हैं कि 2015 में बताना है, मतलब यहाँ पर कितनी होंगी। तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं। अगर हम माने कि सर नॉन फिक्शन भी 10% बढ़ती और फिक्शन भी 10% बढ़ती, तो ओवरऑल भी 10% ही बढ़ती। तो 10% इसका निकाल के चेक करते हैं। तो हमने देखा कि सर इसका 10% निकालेंगे तो 1150 आया। 1260 में से अगर 1150 घटाएंगे तो अगर 1260 में से 110 बचेगा, 110, तो वो 110 किसकी वैल्यू हो गई? ये जो अतिरिक्त हमने एक्स्ट्रा छोड़ के चला था, नॉन फिक्शन का 2%, नॉन फिक्शन का 2%, ये बराबर होगा 110 के। तो इसका मतलब नॉन फिक्शन की टोटल वैल्यू, नॉन फिक्शन 2/100 बराबर 110। यहाँ से यही काट दो, चलो 55 बार कटा और 2 जीरो आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर नॉन फिक्शन की जो बुक्स आ गई वो बुक्स निकल के आई, 5500 बुक्स निकल कर आई। अगर नॉन फिक्शन की यहाँ पर 5500 हैं तो यहाँ पर कितनी होगी फिक्शन? अब पूछा गया था फिक्शन की किताबें पूछी हैं। तो एक बार बताओ, 11,500 में से 5500 निकलेगा तो बचेगा 6,000। इसका मतलब यहाँ फिक्शन की अभी कितनी किताबें होंगी? 6,000 किताबें फिक्शन की होंगी। ये बात हो रही है 2010 की, ये 2010 की बात हो रही है। 2010 में फिक्शन की 6,000 किताबें होंगी, लेकिन इसने क्या कहा है 2015 में पूछ रहा है। तो भाई 2015 में तो फिक्शन में 10% की वृद्धि हो गई है ना, तो हम इसमें भी 10% की वृद्धि करवा देंगे, 10% बढ़ाएंगे। तो 6,000 का 10% होता है 600, तो 600 जुड़ जाएगा। तो 6,600 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 हमने निकाल लिया कि सर ये टोटल किताबें थी, बाद में टोटल इतनी हो गई, ये 5 साल का गैप है, 1260 बढ़ी हैं। इधर 12% था तो 10 और 2 कर लिया, इधर 10% था, दोनों जगह अगर 10 करवाएंगे तो मात्र 1150 बढ़ेंगी। लेकिन हमने देखा सर यहाँ से यहाँ तक कितना बची हैं, तो ये 110, वो हम ये रोक के चले थे। तो 2% की वैल्यू 110 है, तो पूरा नॉन फिक्शन 5500 निकल के आया। तो 11,500 में से 5500 यदि नॉन फिक्शन की किताबें हैं तो सर 6,000 किताबें फिर फिक्शन की होंगी। अगर ये 2010 की बात करता तो 6,000 आंसर आता, लेकिन इसने कहा है 2015 की, इसका मतलब 10% बढ़वाना पड़ेगा। इसने बोला है ना 2015 के बाद तो 2010 के बाद 10% बढ़ता है फिक्शन, तो इसका मतलब 10% यहाँ से इंक्रीज कराएंगे तो 6,600 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जवाब है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। तो लगातार इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए। तो ये हुआ हमारा टाइप नंबर 20। अब हम कल करेंगे टाइप नंबर 21। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।